नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री 13 मार्च को पेश करेंगे 1.95 लाख करोड़ का बजट। अंतिम चर्चा के लिए मंत्रियों और विधायकों की 2 दिवसीय बैठक में बजट से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों को किया शामिल। फरीदाबाद में एटीएस की बड़ी छापेमारी, खंडहर मकान में से जिंदा हैंड ग्रेनेड हुए बरामद। देखते ही उड़े जांच टीम के होश। हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का निधन, सीएम नैब सिंह सैनी ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। राजनीतिक गलियारे और समर्थकों में शोक की लहर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी 13 मार्च को 1.95 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर अंतिम चर्चा के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी विधायकों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने ये बैठक पंचकुला में बुलाई है। बैठक में बजट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जा रहा है और हरियाणा का बजट 13 मार्च को पेश होने की संभावना है, जिसका अंतिम निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। बता दें कि यह मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का बतौर वित्त मंत्री पहला बजट होगा। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.99 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। बता दें कि 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 13 मार्च को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हरियाणा के लिए बजट पेश करेंगे। उसके बाद 25 मार्च अंतिम दिन विधायी कार्यों के साथ सत्र समाप्त होगा और वहीं 3 और 4 मार्च को पंचकुला सेक्टर 1 रेड बिशप के कन्वेंशन हॉल में बुलाई गई ये पूर्ण बजट बैठक काफी अहम होने वाली है। फरीदाबाद के सोना रोड स्थित पाली इलाके में गुजरात एटीएस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक खंडहर मकान से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। ये बरामदगी एक आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध युवक की निशानदेही पर की गई है। इस व्यक्ति को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने अब्दुल रहमान नामक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर फैजाबाद का निवासी है और कथित रूप से एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। पूछताछ के दौरान उसने पाली इलाके के खंडहर मकान में छुपाए गए हथियारों की जानकारी दी, जिसके बाद एटीएस और फरीदाबाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गुजरात एटीएस की टीम रविवार शाम पाली इलाके में पहुंची थी, जहां उस इलाके में फरीदाबाद पुलिस भी तैनात रही और इस दौरान किसी भी सिविलियन को इलाके में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने करीब 4 घंटे तक खंडहर मकान की गहन जांच की और 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। जांच पूरी होने के बाद एटीएस टीम आरोपी अब्दुल रहमान और बरामद किए गए हैंड ग्रेनेड को अपने साथ गुजरात ले गई। इस मामले में अभी जांच जारी है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने तड़के सुबह 3 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक सतपाल सांगवान लीवर कैंसर से पीड़ित थे और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इलाज के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे सुनील सांगवान अस्पताल में उनकी देख-रेख रहे थे। उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आज 3 मार्च की सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सतपाल सांगवान का अंतिम संस्कार दादरी जिले के उनके पैतृक गांव चंदेनी में किया गया। उनके निधन की सूचना मिलने के बाद परिवार, रिश्तेदार और समर्थकों में शोक की लहर है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन भेंट किए। सीएम सैनी ने कहा कि चरखी दादरी से टीम हरियाणा के हमारे विधायक सुनील सांगवान जी के पिता, वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सीएम सैनी ने नेता को विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिमानी का शव 1 मार्च को रोहतक में एक हाईवे के पास एक सूटकेस के अंदर मिला था। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। आरोपी ने कहा कि हिमानी ब्लैकमेल करके उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, आरोपी का नाम सचिन है, जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। हिमानी ब्लैकमेल करके उससे लाखों रुपए चुकी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्याकांड में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। हिमानी की हत्या उसके घर पर हुई थी और जिस सूटकेस में हिमानी का शव मिला था वो भी हिमानी के घर का ही था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने अपने पूर्व पार्षदों समेत 8 बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसमें सतीश सैनी, शकुंतला गर्ग, अतर सिंह रावल, अंजलि शर्मा, सुमन छावड़ा, अशोक छावड़ा, रमाकांत गिरी और दिनेश शर्मा शामिल हैं। बता दें कि ये सभी बीजेपी नेता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से 5 नेता पार्षद भी रह चुके हैं और बीजेपी ने इन नेताओं को पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है। इसको लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की ओर से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें लिखा है कि इन 8 पार्टी पदाधिकारियों को नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। बता दें कि पानीपत में 9 मार्च को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। हरियाणा में आज 3 मार्च सोमवार को 10वीं बोर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ है। इस परीक्षा में करीब 2,93,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चली। हरियाणा में बीते दिनों पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे। बीते दिनों प्रदेश में मैथ्स का पेपर लीक हो गया था। एग्जाम के दौरान जमकर नकल भी हुई थी और इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आज पेपर को लेकर सख्ती दिखाई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के पास धारा 163 का दायरा 100 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। ऑब्जर्वरों को कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में नकल पर नकेल कसने के लिए सीएम सैनी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ मौके पर ही कड़ी कार्रवाई की जाए। पेपर लीक मामले में सीएम नायब सिंह सैनी 25 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर चुके हैं, जिसके चलते आज सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। हरियाणा में बसों के संचालन और बस अड्डों को हाईटेक करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में बसों समेत बस अड्डों को भी हाईटेक किया जाएगा। प्रदेश की सरकार आने वाले बजट सत्र में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। इसके अलावा बस अड्डों को भी मॉडर्न रूप दिया जाएगा। बस अड्डों पर खान पान की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर जानकारी दी है। परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि बसों की ट्रैकिंग के लिए ऐप बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐप की मदद से यात्री आसानी से बसों को ट्रैक कर सकेंगे। यात्रियों को आसानी से बसों की टाइमिंग के बारे में पता लग सकेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। यात्रियों को मोबाइल पर ही बस के अपडेट लोकेशन समय समय पर देख सकेंगे। और विज ने बताया कि परिवहन विभाग की बैठक के दौरान इसे लेकर रोड मैप भी तैयार कर दिया गया है और बस अड्डों पर खान पान की व्यवस्था बेहतर करने के लिए 5 शहरों के बस स्टैंड पर पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई जाएगी। इसके अनुसार कुछ आरक्षित बसों को भी लॉन्च किया जाएगा। रोडवेज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 750 बसों को खरीदने के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में ऑर्डर कर दिए जा चुके हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक विपक्ष अपना नेता नहीं चुन पाया। अगर कोई सवाल उठता है तो उसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका काम ही बोलना है। वहीं मंत्री विज ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही जल्द ही अंबाला से हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। वहीं रोहतक में महिला कार्यकर्ता की हत्या मामले में हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करती है और 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुड्डा साहब बोलते रहते हैं और उनकी आदत है बोलना। ये हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अभी तक वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन सके। कांग्रेस पार्टी अपना नेता भी तय नहीं कर, इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई बात उठाएंगे तो उसका डट के जवाब देंगे। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही अंबाला छावनी से जहाज़ उड़ाने भरना शुरू कर देंगे। 4 जो फ्लाइट्स हैं वो सैंक्शन हो चुकी है अंबाला कैंट से। अंबाला से अयोध्या जी, अंबाला से जम्मू, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से श्रीनगर और इसके अतिरिक्त जेट एयरवेज ने भी केंद्रीय जो मंत्रालय है एविएशन का वहाँ पर दरखास्त दी है कि वो भी अंबाला छावनी से उड़ाने शुरू करना चाहते हैं। और बाकी भी हमें पता लगा है कि कई जो एविएशन कंपनियां हैं वो भी केंद्रीय मंत्रालय के संपर्क में है कि वो भी अंबाला छावनी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और ये बहुत पुराना जंक्शन है
कई इलाके इसके साथ जुड़ते हैं। ये हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट सारी इसके साथ है, हिमाचल है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर से बहुत सवारी मिला कर रही है। सर, छोटूराम किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की मासिक किसान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाकयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान और जिले भर के सभी ब्लॉकों से पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसान बैठक में आगामी आंदोलन की नीति बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों के प्रावधानों को नए रूप में लागू करने की कोशिश कर रही है। कृषि विपणन बाजार नीति किसानों को, आड़तियों और संबंधित सभी वर्गों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस नीति को वापस नहीं लेती है तो 11 मार्च को उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता रतन मान ने कहा कि पंजाब सरकार की तर्ज पर कृषि वितरण बाजार नीति को सरकार रद्द करके केंद्र सरकार को वापस भेजे। किसान पंचायत का दीनबंधु सर छोटूराम किसान भवन में आयोजन किया गया और जैसा कि सभी ने पता है, जो कृषि विपणन बाजार जो पॉलिसी एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार का आया है और वो राज्य सरकार के पास पहुंचा सारे देश में। आज उस पर चर्चा की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा 11 मार्च को और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जैसा कि पंजाब सरकार ने उस ड्राफ्ट को वापस लौटा दिया, पास नहीं किया गया। हरियाणा में हमारा किसानों का बेटा मुख्यमंत्री है और हम उस ज्ञापन के माध्यम से, और क्योंकि बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो हम उस ज्ञापन में कहेंगे कि मुख्यमंत्री इस ड्राफ्ट को पास न करें, इसको वापस लौटा दे केंद्र सरकार को, क्योंकि ये ड्राफ्ट किसानों के विरुद्ध है और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। जो मंडी का जो सिस्टम है, जो चौधरी छोटूराम ने पंजाब हरियाणा में एक मंडी का जो सिस्टम बनाया था, ये उसको तहस नहस करने वाला ड्राफ्ट है। इसलिए हरियाणा सरकार भी इसको अस्वीकार करे। आज उसके लिए पूरी तैयारी की गई और आने वाली 11 मार्च को इसी कड़ी में करनाल में भी किसान इकट्ठा होकर के ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री के नाम उसको भेजा जाएगा। दूसरा, हाल ही में प्रदेश में बहुत ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और आज उसमें निर्णय लिया गया कि सरकार तुरंत उसकी गिरदौरी करवाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो ओलावृष्टि से फसल खराब हुई उन किसानों की आर्थिक मदद की जाए, उस बारे में भी यहाँ निर्णय लिया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, सभी संगठित हो जाओ और इस ड्राफ्ट का डटकर विरोध करो। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।